वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सक्सेना स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज जो सीरीज लेके हम आए हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज से हम डेली 10 क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाले हैं। मैं आपके लिए इतिहास के 10 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, आपको मैं बताता हूं। फायदा यह होगा कि जो भविष्य में हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं उन एग्जाम्स में हमारे एमसीक्यू जो हैं वो आपको काफी लाभ देने वाले हैं, आपको काफी लाभ देंगे, ऐसा मेरा विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं, ऐसा मेरा विश्वास भी है। ठीक है, तो अब हम यहां पर शुरू कर रहे हैं अपने एमसीक्यू 10 क्वेश्चंस जो आज के हमारी क्लास में है। तो जल्दी से अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि कारण क्या है कि आप लोग साथ साथ में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और इन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे आज के 10 नए क्वेश्चंस। उससे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका यहां पर। हमारे ऑल एग्जाम प्लेस के जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के बारे में भी हमने अपने हर वीडियो में चर्चा की है और मेरा परम कर्तव्य है कि मैं आगे भी अपने हर वीडियो में इसकी चर्चा करता रहूंगा, क्योंकि आपके हित में है ये चीजें। आप देख रहे हैं स्क्रीन में ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो हमारे करवाए जाते हैं। एमपीपीएससी फॉरेस्ट का कोर्स भी होता है, एमपीपीएससी मेंस भी होता है, सी सेट, कई लोगों की मैथ में प्रॉब्लम होती है तो सी सेट, एसएससी, या अगर मैं बात करूं कि ऑल एमपी एसआई व्यापम के सभी एग्जाम्स, रीजनिंग की स्पेशल क्लास चलती है, एमपी जीके की स्पेशल, और भी कई क्लासेस यहां चलती हैं जैसे मैथ की। तो इस तरह से बहुत सी स्पेशल क्लासेस भी यहां को मिलेंगी, आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, कोर्स भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी यहां पे कोर्स चलते हैं उन सभी कोर्सेज के विशेष सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे इतिहास का सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उनके सेपरेट कोर्स भी यहां पर अवेलेबल हैं जो आप अलग से परचेस कर सकते हैं। दिक्कत आपको अगर कहीं आए तो ये 2 नंबर दिए हुए हैं जिसमें आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको एक चीज अपने बारे में भी कुछ बता देना चाहता हूं कि हमारा ऑल एग्जाम प्लेस में हिस्ट्री का स्पेशल कोर्स चल रहा है। ठीक है ना, और यह कोर्स जो है वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमारे काम आएगा। इतिहास विशेष का, कई बच्चे होते हैं जिन्हें इतिहास पढ़ने में दिक्कत होती है, इतिहास समझने में दिक्कत होती है, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार अगर आप ये कोर्स ले लेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे इतिहास पढ़ी और हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, मतलब इसको ले डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसकी फीस देखिए, मात्र 2000 रुपए है, पैसा वसूल है आपका, ये आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे कोर्स से जुड़ी हुई कोई दिक्कत आती है या आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं आलोक 5140 पे। मेरा फेसबुक आईडी आप आलोक सक्सेना के नाम से सर्च कर सकते हैं, उसमें मैं आपको दिख जाऊंगा, चेहरा पहचान लीजिए, मेरी फोटो लगी है उसमें। और एईपी ग्रुप जो हमारा ऑल एग्जाम ग्रुप है उस पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए कुछ कीजिए। अब हम शुरू करेंगे हमारे आज के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बहुत मजेदार होंगे, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड मैंने बहुत हाई रखा है। तो शुरुआत से ही हम हाई करेंगे ताकि हम समझ सकें कि एमपीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, केबीसी एक प्रोग्राम आता है ना, हम भी केबीसी जैसा ही आज खेलेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी बनी। पेन कॉपी ले लीजिए, तुरंत आंसर लगाइएगा, उसके बाद मैं यहां पे आंसर्स भी बताऊंगा और उसकी व्याख्या भी आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी। कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया टिल विच ईयर। 1912, 1913, 1914, 1915। आप लोगों ने आंसर लगा लिए होंगे, मैं आपको आंसर से यहां बता देता हूं, इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1912। क्या है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन समझते हैं हम।
इसके बारे में समझिए। कलकत्ता 1912 तक भारत की राजधानी रही है, परंतु दिसंबर 1911 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किए जाने का फैसला किया गया था। 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उनने दिल्ली दरबार लगाया था, वहां घोषणा की थी कि बंगाल विभाजन रद्द होगा और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाई जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधोसंरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज्यादा निवेश कब किया? एमपीपीएससी नहीं, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधोसंरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज्यादा निवेश कब किया? When did the British government invest the most on India सेंटर सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? तो जल्दी से आप आंसर्स लगा लीजिए, मैं आपको सीधे आंसर बताने वाला हूं यहां पर, और इसका आंसर होगा सी, यानी कि 19वीं शताब्दी। कैसे? 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में अधोसंरचना जैसे यातायात, डाक सेवाएं तथा अन्य सेवाएं शुरू की। इनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कार्य को सुगम बनाना था। दोस्तों मैं बता दूं यहां पर आपको, 1853 में डलहौजी साहब ने भी हमारे यहां रेलवे का विकास किया था, वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब कब हुई थी सेवाएं? 19वीं शताब्दी में, जब ब्रिटिश काल भारत में बढ़ गए थे, ब्रिटिश साम्राज्य भारत में क्या हो गया था? स्थापित हो गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जल्दी आइए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? हमने पहला क्वेश्चन भी किया था और तीसरा भी क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है, जल्दी से आंसर दीजिए। व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? जल्दी से आंसर दीजिए। 1910, 1911, 1915, 1917? चलिए आंसर देखते हैं इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या होगा? 1911। 1911 इसका आंसर होगा। यहां पे आप व्याख्या देख सकते हैं, दिसंबर 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वंशागति तथा गोत्र के लिए मातृवंशीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है? यूपीएससी 2015 क्वेश्चन है, यूपीएससी 2015 का। इनमें से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वंशागति तथा गोत्र के लिए मातृवंशीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया मेंटेनियर सिस्टम इज फॉलोवर्ड फॉर इनहेरिटेंस एंड गोत्रा? ऑप्शंस हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मेघालय या सिक्किम। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा मेघालय। मतलब आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। और एक चीज और आप जान लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा तो आप आंसर समझ जाएंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मेघालय में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? एमपीपीएससी में पूछता है, तो आपको बताना है मेघालय में खासी, गारो, जयंतिया, पनार जैसी जनजातियां क्या करती हैं? निवास करती हैं। तो दो क्वेश्चन भाइयों मैंने आपको दे दिए दोस्तों। एक तो ये वाला क्वेश्चन दे दिया है कि गोत्र मातृवंशी व्यवस्था, क्योंकि यहां पर जनजातियां हैं और जनजातियों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्या होता है? गोत्र मातृवंशीय व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, ये सबको पता है, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे? 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के मुद्दे पर किसने अपनी बात रखी थी? नमक पे। इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1885 हु हैड गिवन हिज ओपिनियन ऑन द इश्यूज ऑफ शॉर्ट टेक्स्ट? ठीक है, भगवान दास, एस ए स्वामीनाथन अय्यर, व्योमेश चंद्र बनर्जी या पी आनंद चारू? जल्दी से बताइए। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा एस ए स्वामीनाथन अय्यर। क्या आंसर होगा? एस ए स्वामीनाथन अय्यर। आंसर होगा बी। क्या है समझिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 में पहली बार नमक कर थोपा था। ये याद रखना, आपको एक फैक्ट दे दिया है। मान लीजिए पूछ दे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार नमक कर
कब लगाया था, कब थोपा था ब्रिटिश? याद रखिएगा, इस नमक कर के लिए ही दांडी यात्रा हुई थी गांधी जी की। बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। तो वह नमक कानून 1835 में पहली बार लगाया गया था। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कांग्रेस के नेता S.A. स्वामीनाथन अय्यर ने इस मुद्दे को क्या किया है, उठाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की है? ब्रदर्स ऑफ इंडिया आप सबके लिए नया होगा, पहली बार सुना होगा आप लोगों ने इसका नाम, ये दावा है मेरा। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द ग्रुप नेम ब्रदर्स ऑफ इंडिया? एनी बेसेंट, जॉर्ज फ्यूरिस्टीन, H.S. आलकट, एलन वॉट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ए, एनी बेसेंट। आंसर इज ए। क्या है व्याख्या? एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। भारत में आकर उन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से कार्य किया और कांग्रेस की सदस्य बनी। दोस्तों इस चीज को एक बात और याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो हैं वो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष मानी जाती है एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन से भी जुड़ी हुई है एनी बेसेंट। तो ये चीज आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ये दोनों फैक्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी कहा जाता था? किसे बिहार का गांधी कहा जाता था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज गांधी ऑफ बिहार? किसे कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण या शीलभद्र यागी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर इज ए। पढ़ें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा फैक्ट मैंने आपको दे दिया, भारत के पहले राष्ट्रपति। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। महात्मा गांधी के अनुयायी थे मतलब गांधीवादी नेता माने जाते थे। ये कैसे नेता माने जाते थे? गांधीवादी नेता माने जाते थे। इन सब के बारे में हम नेशनल मूवमेंट में पढ़ेंगे। जब आप मेरी हिस्ट्री की स्पेशल क्लास देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और बाकी जो नहीं मिलेगा वो एमसीक्यू में आपको मिलेंगी। हाँ दोस्तों, उसमें 3000 एमसीक्यू भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। टॉपिक वाइज भी रहेंगे और अंत के 5 से 6 पेपर जो है वो 100 क्वेश्चंस के सेपरेट रहेंगे, जिसमें एशियन, मिडाइवर और मॉडर्न तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग अपने अपने हित में फैसला लेना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए आगे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? कूका आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? Which statement is correct? Which statement is correct about the Kuka movement? पहला, कूका वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र की एक जनजाति है। इस आंदोलन का उदय मुख्य रूप से सिख धर्म के शुद्धिकरण के लिए हुआ है। जवाहर मल और राम सिंह इस आंदोलन के नेता थे। कौन कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो याद रखिएगा, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 या सभी कथन इसके क्या हैं? सही हैं। तो याद रखिएगा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा केवल 2 और 3। इस आंसर इज बी, यानी कि कूका वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत की एक जनजाति है। ये फैक्ट क्या है? ये फैक्ट गलत है। ठीक है ना। आगे देखिए व्याख्या। कूका आंदोलन सिख धर्म में शुद्धिकरण से संबंधित था। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी में घटित हुआ था। वर्तमान में सिख धर्म के नामधारी समाज को कूका आंदोलन से जोड़ा गया है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। मान लीजिए कल को क्वेश्चन पूछ दिया कि कूका आंदोलन से कौन सा समाज जुड़ा था, तो आपका आंसर होगा नामधारी समाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं थी? Which of the following was not a provision in the
चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और आपके ऑप्शंस हैं ये, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, बॉम्बे और मद्रास की सरकारों को विधायी शक्तियों से वंचित रखा गया, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्य गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो व्यवस्था को कानूनी पहचान मिली। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों डी, पोर्टफोलियो व्यवस्था को कानूनी पहचान मिली। यह कथन जो है वो क्या है, असत्य कथन है। पढ़े यहां पर, चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी कहा जाता है। पहला फैक्ट तो ये एक आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यह अधिनियम 28 अगस्त 1833 को पारित हुआ, यह भी लिख लीजिए। अधिनियम के द्वारा भारत में चार्टर को 20 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया, यह भी आप लिखिए बच्चों। चार्टर एक्ट जो है वो भारत के संवैधानिक विकास में आता है। जो 1773 से लेकर 1935 तक जो चार्टर एक्ट बने हैं उनको अगर हम देखें तो हम दोनों पोर्शंस में पढ़ते हैं, इतिहास में भी पढ़ते हैं और संविधान में भी पढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए सही कालक्रम आपको बताना है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अभी 25 जुलाई को जो एमपीपीएससी का पेपर आया है दोस्तों, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हो सकता है आगामी भविष्य में वो भी यूपीएससी के पैटर्न को क्या कर ले, अपना ले। तो हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना है, इस तरह के क्वेश्चंस भी करना है, वन लाइन फैक्ट के क्वेश्चंस भी करना है, कठिन, इजी और सामान्य तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आऊंगा दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको मेरे नोट्स में भी मिलेंगे, यहां तो हम कर ही रहे हैं, अगर आप नोट्स में भी लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहां भी प्रोवाइड होंगे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रम क्या है। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट chronological order. It's the August offer, Pune agreement, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको तीनों की डेट पता होनी चाहिए कि क्या है आपको। अब तीनों की डेट की बात करें तो इसके साथ साथ आपको उनके सन भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सबसे पहले पूना समझौता 1932। उसके बाद अगर हम बात करें तो गोलमेज सम्मेलन, ये भी आया था 1932। और उसके बाद तीसरा अगर हम बात करें तो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव मेरे दोस्तों 1940 में आया था। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 2, 3, 1। चलिए व्याख्या देखते हैं, आंसर क्या होगा बी, ठीक है ना, आंसर क्या होगा बी। पूना समझौता, देखिए तीनों की डेट 24 सितंबर 1932, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और अगस्त प्रस्ताव 1940 में प्रस्तुत किया गया था। ये तीनों डेट है और मैंने भी आपको बताया था 1932, 1932 और 1940। तो इसका आंसर होगा बी। तो आज के 10 आंसर मैं यहीं पर खत्म करूंगा दोस्तों, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आंसर्स मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं वह क्वेश्चंस आपको बहुत काम आएंगे, और जल्दी से आप लोग अपनी रैंकिंग तय कीजिएगा इससे, और देखिएगा कि आखिर आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए था। जाते जाते मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं उसको मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा, और वो है हमारा हिस्ट्री स्पेशल कोर्स, जो कि आप ले सकते हैं, ठीक है ना। मात्र 2000 रुपए इसकी फीस है। उसके अलावा एक बार फिर आइए, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ऑल एग्जाम प्लेस ग्रुप में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। ऑल एग्जाम प्लेस की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, मुझे तो आप फॉलो कर ही पाएंगे, उसके साथ साथ आप यहां पर होने वाले सभी कोर्सेस को भी जान पाएंगे। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कीजिएगा। हमारी मैनेजमेंट टीम जो है वो तुरंत आपकी समस्या क्या क्या करेगी, समाधान करेगी, ठीक है ना। चलिए
तो आज के 10 क्वेश्चंस मैं यही समाप्त करता हूं। कल मैं वापस 10 क्वेश्चंस लाऊंगा। 3 दिन हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, 3 सेट हम एशियन के करेंगे और उसके बाद 3 सेट हम मिडाइवर के करेंगे। इस प्रकार 3-3 के सेट में मैं आप लोगों के पास क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो कल फिर 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आधुनिक भारत के। आज की क्लास यहीं पर खत्म करता हूं। अलविदा कहिए अपने दोस्त, अपने भाई आलोक सक्सेना को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।